अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इससे पहले मैंने क्लास 9th और क्लास 11th के लेक्चर्स यूट्यूब पे बना के अपलोड किए थे, वीडियोस बना के अपलोड की थी। स्टूडेंट आज यहाँ पर हम क्लास 12 पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर है और सब्जेक्ट मेरा मैथ है और यूनिट 1 है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, फंक्शंस। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर है। इस बुक को हम फॉलो करेंगे। तो सब यूनिट 1 में स्टूडेंट हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। जो मैंने यूनिट 1 में पढ़ाने हैं आप लोगों को, यहाँ पर जो चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है वो है सबसे पहले फंक्शंस। ठीक है ना स्टूडेंट, कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस और फंक्शंस होते क्या हैं, जो चीज़ें स्टूडेंट मैंने पढ़ानी है। सबसे पहले फंक्शंस के बारे में बताऊंगा कि फंक्शंस क्या चीज़ होते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एक बात। दूसरी बात हमने ये देखना है कि फंक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन होगा। ठीक है ना। तीसरी बात यह होगी कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होती है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या होती है। और चौथा पॉइंट हमारा पास ये है कि रेंज ऑफ अ फंक्शंस किससे कहते हैं। ये तीन चीजें हम लोग क्या करेंगे आज यहाँ पर इंशाल्लाह इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आ जाए फंक्शंस की तरफ कि फंक्शंस को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, जिसने इसको सबसे पहले डिफाइन किया था वो है लेबनीज है। और ये जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज। इसने 1646 से लेकर 1716 तक इस पीरियड के दरमियान इसने फंक्शंस को डिस्क्राइब किया था। स्टूडेंट फंक्शंस होते क्या हैं, लेबनीज ने फंक्शन को कैसे डिस्क्राइब किया, तो यहां पर हम इसको देखेंगे। तो फंक्शंस डिस्क्राइब्स द डिपेंडेंस ऑफ one quantity on another quantity। यानी फंक्शन इस बात को डिस्क्राइब करते हैं कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर कितना डिपेंड करती है। यानी इसको बात को सबसे पहले लेबनीज ने इसको डिस्क्राइब किया। और फंक्शन किस बात को डिस्क्राइब करते हैं कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर कितना डिपेंड करती है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये बात हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे। जैसे मैं लेट्स सपोज ये आपके पास सामने एक फिगर लेता हूं जो स्क्वायर है। स्टूडेंट स्क्वायर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक स्क्वायर की लेंथ होती है, लेट्स सपोज इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, x से। दूसरा स्क्वायर का एरिया होता है। तो स्क्वायर में टोटल कितनी साइड्स होती है, 4 साइड। हर साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अगर मैं इस लेंथ को x कह दूं तो फिर हर साइड लेंथ क्या होगी, x ही होगी स्टूडेंट। और ये जो एरिया है, ये जो साइड लेंथ जो रीजन बाउंड कर रही है, ये एरिया ऑफ द स्क्वायर कहलाता है स्टूडेंट। यहाँ पे दो क्वांटिटीज है, एक एरिया ऑफ द स्क्वायर है, दूसरा लेंथ ऑफ द साइड है। ठीक है ना, साइड लेंथ है। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, साइड लेंथ के ऊपर। फर्ज करें अगर मैं इस साइड लेंथ को इंक्रीज कर दूं, यानी मैं एरिया को नहीं छेड़ रहा बल्कि सिर्फ साइड लेंथ को इंक्रीज कर रहा हूं, तो उससे स्क्वायर का एरिया भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। साइड लेंथ को मैंने यहाँ पे देखें, यहां से यहां तक साइड लेंथ थी, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया तो ये एरिया भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और अगर मैं इस साइड लेंथ को डिक्रीज कर दूं, यानी साइड लेंथ में समान रखूं, कम करूं, तो उससे एरिया भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस एग्जांपल से आपको नजर आ रहा है कि एरिया जो है वो स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। स्टूडेंट यहाँ पर एरिया और जो साइड लेंथ है दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। ठीक है ना, वेरिएबल वो क्वांटिटीज होती हैं जो चेंज होती रहती है, वक्त के साथ जो चेंज होती रहती है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं, वो वेरिएबल क्वांटिटीज होती है। तो एरिया भी वेरिएबल है, वेरी कर रहा है। साइड लेंथ वेरी करेंगे तो एरिया भी वेरी करेगा और एक्स भी
वेरिएबल है। तो यहां पर हमें नजर आ रहा है कि एरिया जो है वो साइड लेंथ x के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो फंक्शन इस बात को डिस्क्राइब करते हैं कि एरिया जो है वो x के यानी a जो है वो x के ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, हमें पता है कि a इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पता है, आप सब लोगों को छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, साइड लेंथ इनटू साइड यानी x स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि एरिया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, साइड लेंथ के ऊपर। कितना डिपेंड कर रहा है, x स्क्वायर डिपेंड कर रहा है। ये जो x स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये x स्क्वायर ये फंक्शन है आपके पास। इस इक्वेशन को हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं, एरिया, इस इक्वेशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यहां पर जो एरिया है वो फंक्शन है किसका, x का। क्यों, क्योंकि x को हम चेंज करें तो एरिया भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम कह देते हैं कि इस इक्वेशन को देखते हुए कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x इन दिस इक्वेशन। स्टूडेंट, इन अदर वर्ड्स जो इक्वेशंस होती हैं वही फंक्शंस भी होती हैं, ठीक है ना। इक्वेशंस को इन अदर वर्ड्स आप क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट मैं एक और एग्जांपल लेट्स सपोज लेता हूं कि एरिया ऑफ सर्कल लेता हूं। लेट्स सपोज फर्ज करें एरिया ऑफ सर्कल आप ले तो ये आपके सामने एक सर्कल बना हुआ। लेट्स सपोज ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। सेंटर से लेकर जो बाउंड्री तक डिस्टेंस होता है इसको रेडियस कह देते हैं, और इसको हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को r से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बाउंड्री जो रीजन बाउंड कर रही है, ये वाला रीजन, ये रीजन क्या कहलाएगा, ये एरिया होगा किसका, इस सर्कल का एरिया होगा। स्टूडेंट, आपको नजर आ रहा है कि यहां पर एरिया ऑफ सर्कल डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। कैसे डिपेंड कर रहा है कि अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करूं, मैंने एरिया को बिल्कुल कोई टच ही नहीं किया, रेडियस को सिर्फ क्या किया है, इंक्रीज किया है। रेडियस अगर इंक्रीज करने से आपको नजर आ रहा है एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर रेडियस को डिक्रीज करूं तो आपको नजर आ रहा है कि एरिया भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहां पर हमने रेडियस को इंक्रीज किया तो इसके मुकाबले में एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये एरिया सारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और इधर हमने रेडियस डिक्रीज किया तो इस सर्कल का एरिया भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। स्टूडेंट, तो अब यहां से ये बात नजर आ रही है स्टूडेंट के एरिया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस है यहां पर, यानी एरिया रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि एरिया रेडियस के ऊपर कितना डिपेंड कर रहा है, तो आपको सबको मालूम है कि एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ये जो पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है ये फंक्शन है आपके पास, और ये इक्वेशन शो करती है। इन अदर वर्ड्स इक्वेशंस को आप इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, फंक्शंस को इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन कहें या फंक्शन कहें, एक ही बात है। तो a इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर है। ये जो पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है दिस इज द फंक्शन, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो चीजें हैं कि पाई है, पाई कांस्टेंट है आपके पास, और आर है, आर वेरिएबल है। तो इसका मतलब हुआ कि जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एरिया पाई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, एरिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस है, और पाई आर स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ एरिया है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट हम जरा आगे चलते हैं। अब फंक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो फंक्शन को सबसे पहले जिसने रिप्रेजेंट किया था वो है स्विस मैथमेटिशियन आयलर है, लिनॉर्ड आयलर है। उसने सबसे पहले फंक्शंस को रिप्रेजेंट किया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं a इज इक्वल टू क्या लेता हूं, x स्क्वायर लेता हूं। ये एक फंक्शन है आपके पास। a जो है इसको लेट्स सपोज मैं अगर y से रिप्रेजेंट करूं, और x स्क्वायर को मैं f से रिप्रेजेंट करूं, और x को मैं किससे रिप्रेजेंट करूं, x से ही रिप्रेजेंट करूं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा। तो इस तरीके से फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसको रिप्रेजेंट किया था वो था स्विस मैथमेटिशियन आयलर, ठीक है ना। आयलर ने सबसे पहले इसको क्या किया है, इस फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब स्टूडेंट देखें
a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक a हो रहा है, दूसरा x हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर जो a है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इन दिस इक्वेशन a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में a डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, इसलिए हम यहां पर जो a होगा उसको कहेंगे वेयर a इज डिपेंडेंट वेरिएबल। a को क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि a x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने x अगर इंक्रीज करूं तो एरिया भी इंक्रीज हो जाता है, यहां पर x मैं बढ़ा दूं तो एरिया भी क्या होगा, बढ़ गया। और अगर x मैं डिक्रीज करूं, जैसे यहां पर मैंने x कम किया है तो एरिया भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है a डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर, साइड लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इट मींस कि जो एरिया है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है इस इक्वेशन के अंदर या इस फंक्शन में, ठीक है ना। और जो दूसरा वेरिएबल x है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ये जो है ये हम आजाद थे कि हमने उसकी लेंथ को चेंज भी कर सकते थे खुद, यानी जो स्क्वायर है उसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं अपनी तरफ से ही, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर हम जरा जनरली देखते हैं कि फंक्शंस को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। अब हम जरा डोमेन और रेंज को क्लियर करते हैं कि डोमेन किससे कहते हैं और रेंज किससे कहते हैं। स्टूडेंट फर्ज करें मैं एक बहुत सिंपल ही फंक्शन लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है ना। ये बड़ा सा सिंपल सा फंक्शन है। यहाँ पर इसको देखें, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये जो x प्लस 3 है ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है ना, f ऑफ x है। यानी f ऑफ x इधर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y की जगह आप ये भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3, या आप इसको y इज इक्वल टू x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। यानी y की जगह हमने क्या यहाँ पे क्या लिख दिया, f ऑफ x, दोनों तरीकों से इसको लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक y है, दूसरा क्या है, x है। जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यूज मैं खुद से असाइन कर सकता हूं। लेट्स सपोज मैं x3 लेता हूं। अगर मैं x3 ले लूं तो इस इक्वेशन के मुताबिक या इस फंक्शन के मुताबिक y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब आपको नजर आ रहा है कि जो y की वैल्यू 6 आई है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, x के ऊपर। यानी x अगर हम 3 ले लें और हम ये चाहें कि फर्ज करें x3 में ले लूं और मैं चाहूं कि y इज इक्वल टू क्या आ जाए, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 आ जाए। 3 प्लस 3 तो 9 नहीं हो सकता, 3 प्लस 3 तो और हाल में क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन x की वैल्यूज हम खुद से असाइन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है 6, वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट में अगर x की वैल्यू फर्ज करें चेंज करके x इज इक्वल टू 6 ले रहा हूं तो y फिर क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन के या इस फंक्शन के मुताबिक 6 प्लस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 6 प्लस 3 किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर मैं x इज इक्वल टू 7 ले लूं तो y क्या आ जाएगा, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसी तरह मैं x इज इक्वल टू 8 ले लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट x की वैल्यूज मैंने खुद ली हैं, खुद असाइन की हैं, इटसेल्फ असाइन की हैं, और जो y की वैल्यूज आ रही हैं वो डिपेंड कर रही है कि आपने x की वैल्यूज क्या ली है, इसलिए x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। स्टूडेंट अब यहां पर आपने ये दो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होती है ये देखना है। जो x की वैल्यूज हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये जो x की वैल्यूज जो हमने ली है ये डोमेन ऑफ द फंक्शंस कहलाती हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आ रही हैं, जैसे यहाँ पे 6 आ रही है, जब x 6 ले लें तो y 9 आ रहा है, जब x 7 ले लें y 10 आ रहा है, जब x 8 ले लें y 11 आ रहा है। तो ये जो 6, 9, 10, 11 जो y की वैल्यूज हैं उनको हम कहते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब ये डोमेन और रेंज हम कहां से लेते हैं, हम डोमेन और रेंज लेते हैं रियल नंबर से। तो रियल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, रियल नंबर होते हैं -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन लगा लूं, लाइन ड्रा करूं, इसको हम कहते हैं रियल लाइन,
यहाँ पर एक पॉइंट को 0 कह दूं तो 0 से राइट साइड पे जो होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और 0 के लेफ्ट साइड पे कौन से नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3। अब देखें स्टूडेंट, मैं यहाँ पर x की वैल्यू इन रियल नंबर में से कोई सी भी वैल्यू लेता हूँ, मैंने कुछ वैल्यूज ली हैं, 3 लिया है, 6 लिया है, 7 लिया है, 8 लिया है, तो ये जो यहाँ पर राइट साइड पे ये नंबर्स यूं आगे इंक्रीज होते जाते हैं और कहां तक जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं, और लेफ्ट साइड पे भी ये इंफिनिटी तक जाते हैं, ठीक है ना, ये प्लस टू इंफिनिटी तक जा रहे हैं और ये कंटिन्यू रहते हैं -3, -4, -7 सो ऑन अप टू माइनस इंफिनिटी तक। ये जो मैंने इधर डोमेन ली है, यानी जो x की वैल्यूज ली है वो इस रियल नंबर से ली है, लेकिन सारे रियल नंबर नहीं लिए, रियल नंबर तो इंफिनिट में नहीं होते हैं, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी होते हैं, मैंने कुछ रियल नंबर लिए हैं, x = 3 लिया है, x = 6 लिया है, x = 7, x = 8, ठीक है ना। और इसके अलावा भी आप कोई भी x की वैल्यूज यहां से रियल नंबर से ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कुछ खास रियल नंबर्स तक रिस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है ना, तो वो जो रिस्ट्रिक्शन सेट होगा टू रियल नंबर सेट, वो क्या कहलाएगा, वो डोमेन कहलाएगी। यानी अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं डोमेन ऑफ द फंक्शंस की, तो वो ये होगी, इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिस्ट्रिक्टेड, डोमेन ऑफ द फंक्शंस होगी, डोमेन ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। डोमेन ऑफ फंक्शंस क्या होगी, इसको हम सिंपल ये लिख सकते हैं, डोमेन डोम ऑफ f ऑफ x, ठीक है ना, फंक्शन को हम f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज x, जो पीछे मैंने एग्जांपल में लिखा था, इज रिस्ट्रिक्टेड to a particular set of, to a particular set of real numbers, then it is called domain of the function, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। यानी अगर हम लोग क्या करें कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको किसी खास रियल नंबर्स तक महदूद कर दें, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको किसी खास रियल नंबर तक महदूद कर लें, तो फिर हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ नंबर होगा, ऑफ रियल नंबर, वो क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली थी, y = x + 3, x में -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, लेकिन मैं लेट्स सपोज अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, x = 0 लेता हूँ, तो y क्या आ जाएगा, 0 + 3 = 3 आएगा। x फर्ज करें 0.1 लेता हूँ, इन 0.1 भी स्टूडेंट रियल नंबर है, 0 और 1 के दरमियान इन्फिनिट मेनी नंबर्स हैं, वो जैसे 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, इसी तरह 1 और 2 के दरमियान भी इन्फिनिट मेनी नंबर्स हैं। मैं x अगर 0.1 ले लूं तो y क्या आ जाएगा, 3.1 आ जाएगा। x इसी तरीके से मैं 2 ले लूं तो y क्या आ जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा। x इसी तरीके से 3 ले लूं तो y क्या आ जाएगा, मेरे पास 6 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट, मैंने अपने जो डोमेन है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उसकी वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट किया है फ्रॉम 0 to 3, ठीक है ना। 0 से लेकर 3 तक मैंने डोमेन की जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए हैं वो कहां से कहां तक लिए हैं, 0 से 3 तक लिए हैं। तो इसकी जो डोमेन होगी इस फंक्शन की, यानी डोमेन ऑफ y भी इसको कहेंगे या डोमेन ऑफ f ऑफ x भी कह सकते हैं, ठीक है ना। इसकी जगह आप f ऑफ x भी लिख सकते हो, y की जगह f ऑफ x = x + 3 कहो या y = x + 3 कहो, एक ही बात है। तो डोमेन ऑफ y जो होगी वो क्या होगी, x is greater than or equal to 0, लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है ना।
स्टूडेंट यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इसलिए लिखा है कि सिर्फ ये होल नंबर्स नहीं होंगे डोमेन में, बल्कि 0 और 1 के दरमियान भी जितने नंबर्स हैं वो भी डोमेन में शामिल होंगे, 1 और 2 के दरमियान भी जितने नंबर्स हैं वो भी डोमेन में शामिल होंगे, 2 और 3 के दरमियान भी जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, डोमेन में शामिल होंगे। यानी हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे उनको महदूद किया चंद नंबरों तक, रियल नंबर्स के चंद नंबरों तक महदूद किया है। तो ये हमारे पास 0 से लेकर 3 तक ये इस फंक्शंस की क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट देखेंगे कि रेंज क्या होती है, कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज of f of x as x varies over the domain of the function is called range, या इसको in other words आप ये भी कह सकते हैं कि जो रेंज होगी वो the set of all values of y for the given domain is called range। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जहां पर आपके पास जो रेंज आ रही है, जैसे मैंने फर्ज करें डोमेन कहां से कहां तक ली थी, 0 से 3 तक ली थी। जब x 0 लेता हूं तो y क्या आएगी, 3 आएगी। जब x 0.1 ले रहा हूं तो y क्या आ रहा है, 3.1 आ रहा है। जब x 3 ले रहा हूं तो y क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो डोमेन होगी वो सॉरी जो रेंज होगी वो इस फंक्शन की होगी फ्रॉम 3 to 6, यानी जो y की वैल्यूज है, रेंज ऑफ y होगी, रेंज ऑफ y को आप क्या कहोगे, जो y की वैल्यूज होंगी उसको हम रेंज कहेंगे। यानी x के लिए जो y की वैल्यूज आ रही हैं वो रेंज कहलाएगी। और y की अगर x 0 से 3 तक लेते हैं तो y कहां से कहां तक आ रहा है, 3 से 6 तक आ रहा है। तो हम कहेंगे कि जो रेंज है वो फ्रॉम y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। यानी जो x के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आ रही है वो क्या कहलाएगी, हमारे पास रेंज कहलाएगी। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हमारे पास रेंज है और ये डोमेन भी हुए। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर 2-3 कंसेप्ट पढ़ लिए। एक पढ़ लिया कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं कि द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी, कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर कितना डिपेंड करती है, इस बात को डिस्क्राइब कौन करते हैं, फंक्शन करते हैं। फंक्शन को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, लेबनीज ने किया था। और उसके बाद फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से करते हैं। और इसको पढ़ते हैं जैसे ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसको हम पढ़ेंगे एफ ऑफ एक्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इसको रिप्रेजेंट किसने किया था सबसे पहले इस तरीके से, तो वो था स्विस मैथमेटिशियन था, उसका नाम क्या नाम था उसका, स्विस मैथमेटिशियन आयलर था, सॉरी स्विस मैथमेटिशियन आयलर ने सबसे पहले इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। तो फंक्शंस के अंदर दो वेरिएबल्स यूज होते हैं, एक y होता है, दूसरा x होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे ये फंक्शन दिया है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पर जो वेरिएबल y है, यानी एफ ऑफ एक्स की जगह हम y भी लिख सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। जो वेरिएबल y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो वेरिएबल x है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन कहते हैं या डोमेन ऑफ y कहते हैं। और जो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शंस कहते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.1 हम करेंगे, सेकेंड ईयर के यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो को मैं इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर लूँगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।